तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस में इस्लाम की हुई आज बड़ी जीत। फ्रांस की मुस्लिम विरोधी सरकार ने मुसलमानों के सामने टेके घुटने, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और बुर्कीनो पहनने की दी इजाजत। पूरी दुनिया में फ्रांस के फैसले की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को दी सर कलम करने की धमकी। भाजपा ने केस नहीं किया दर्ज, अभी तक नहीं हुई है इसकी गिरफ्तारी। वही आपको बताएंगे दोस्तों की जेल से छूटने के बाद रामपुर पहुंचे आजम खान, बोले जो हुआ उसे मैं नहीं भूल सकता, 40 साल का सफर बेकार नहीं जाएगा, मेरा वक्त लौटकर फिर आएगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर खुलकर मुसलमानों के समर्थन में उतरी शिवसेना। बीजेपी पर बोला हमला, कहा 6 करोड़ आबादी वाला फ्रांस राफेल विमान बनाकर बेच रहा है और 130 करोड़ का देश मंदिर मस्जिद खोद रहा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा चीन मसले पर देश के अंधेरे में ना रखें मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल में सियासी ड्रामा फिर से हुआ शुरू। मुस्लिम पार्टी ने अपना समर्थन लिया वापस, अल्पमत में आई नेफ्ताली बेनेट की सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस तरह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में इस्लाम की हुई बड़ी जीत। फ्रांस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने की दी इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस में आज इस्लाम की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस की मुस्लिम विरोधी सरकार ने मुसलमानों के सामने घुटने टेकते हुए मुस्लिम महिलाओं को बुर्कीनो और बुर्का पहनने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया उसके इस फैसले से हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही साल फ्रांस की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था और फिर ऐलान किया था कि कोई भी मुस्लिम महिला किसी भी कीमत पर फ्रांस में हिजाब पहने हुए दिखाई नहीं दे। अगर कोई भी मुस्लिम महिला बुर्का पहने हुए फ्रांस में दिखाई दी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि दोबारा से जैसी सरकार बनी है फ्रांस में, उसके बाद मुसलमानों की जीत होते हुए फ्रांस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्कीनो और बुर्का पहनने की इजाजत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के ग्रेनोबल शहर ने बीते ही सोमवार को सरकारी स्विमिंग पूल में मुस्लिम महिलाओं को बुर्कीनो, बुर्का समेत सभी स्विमिंग सूट पहनने की इजाजत दी। वहीं इसे लेकर फ्रांस के मंत्री ने कहा कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं और इस नियम को बदल कर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का और बुर्कीनो पहनने को लेकर लोकसभा में एक प्रस्ताव भी लाया गया था और मुस्लिम महिलाएं इस प्रस्ताव को जीत गई थी। इस प्रस्ताव के समर्थन में 29 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 25 ही वोट पड़े और ये प्रस्ताव पास हो गया। अब मुस्लिम महिलाएं फ्रांस में बुर्कीनो और बुर्का पहन सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ी जीत इस्लाम की आज फ्रांस में हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को दी सरकलम करने की धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले पंडित राव सोनकर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी है। रवि सोनकर खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में रवि सोनकर धमकी देते हुए नजर आ रहा है। रवि सोनकर कहता है कि ये दुखद है कि मुसलमानों ने बरसों से अपने गंदे हाथ और पैर साफ करने के लिए हमारे शिवलिंग का इस्तेमाल किया। हम उन लोगों के सिर काट देंगे जिन्होंने शिवलिंग से हमारे ये साफ किया है। वहीं आपको बता दें कि फेसबुक पर शेयर किया गया ये वीडियो पिछले 2 दिनों से वायरल है। पुलिस ने अभी तक रवि सोनकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही योगी सरकार ने इसके घर पर बुलडोजर चलाया है। अगर मुसलमान ऐसी कोई धमकी दे देता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता और उसे जेल में डालकर उसे आतंकवादी भी घोषित कर दिया गया होता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। आपकी क्या राय, बजरंग दल के इस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से रिहा होने के बाद बोले आजम खान, दरोगा ने कहा है कि रामपुर में बचकर रहना, आपका हो सकता है एनकाउंटर। जय दोस्तों आपको बता दें कि 2 साल 2 माह 24 दिन बाद जेल से रिहा हुए सपा के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान शुक्रवार दोपहर करीब 2:45 बजे रामपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। आजम खान ने कहा कि जो कुछ भी हमारे साथ जेल में हुआ है वो हमारे चेहरे से नजर आ रहा होगा। इस सरकार को हमसे इतनी नफरत क्यों है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी मुलाकात होने पर ये जानने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दें कि घर पहुंचकर आजम खान ने प्रेस वार्ता में कहा, उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत खराब है, तकलीफ मुझे बहुत है। आजम खान ने कहा है कि हमारे परिवार के साथ जो हुआ है उसे भूल नहीं सकते। हमारे शहर को उजाड़ दिया गया, मेरा 40 साल का सफ़र बेकार नहीं जाएगा, मेरा वक्त फिर लौट कर आएगा। जेल में किस तरह उन्होंने समय बिताया इस बारे में लोगों को बताया। आजम खान ने कहा है कि रात होती थी तो वो सुबह और सुबह होती थी तो रात का इंतजार करते थे। मुझे सजा यक्त कैदी की तरह जेल में रखा गया। इस दौरान उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया पर कहा कि सबसे ज़्यादा जुर्म तो मेरे अपनों ने किए हैं। आजम
खान के ये बयान से सीधे तौर पर सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है और सीधे तौर से ये कहा जा रहा है कि ये बातें आजम खान ने अखिलेश यादव के लिए कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों के खुलकर समर्थन में उतरी शिवसेना। बीजेपी पर बोला हमला, कहा 6 करोड़ आबादी वाला फ्रांस बना रहा है विमान, 130 करोड़ का देश मंदिर मस्जिद खोद रहा है। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में उठे ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर शिवसेना ने आज खुलकर मुसलमानों का समर्थन करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। शिवसेना ने कहा है कि इन मुद्दों के जरिए ही भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने वाली है। शुक्रवार को सामना हिंदी में प्रकाशित संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि 6.5 करोड़ जनसंख्या वाला देश फ्रांस राफेल विमान बनाकर हमें बेच रहा है और 130 करोड़ वाला भारत देश जो रोज मंदिर मस्जिद और अवशेषों का उत्खनन कर रहा है, इसी को कुछ लोग विकास समझते हैं जो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा है कि हमें मंदिर मस्जिद को छोड़कर विकास की राह पर काम करना चाहिए। जिस तरह से शिवसेना राफेल विमान बना रहा है उसी तरह से हमें भी विमान बनाने चाहिए, लेकिन मोदी सरकार विकास की बजाय मंदिर मस्जिद करती है। तो शिवसेना ने खुलकर बीजेपी का ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा चीन मसले पर देश को अंधेरे में ना रखे केंद्र। जय दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोल झील के पास चीन के दूसरे पुल बनाने को लेकर कांग्रेस ने फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने केंद्र पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाते हुए विदेश मंत्रालय के बयान पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा है कि भारत सरकार इस बात पर स्पष्टीकरण दे कि गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने ये क्यों कहा है कि हमें ये महसूस करते हैं कि चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के सारे मंत्री और अधिकारी सिर्फ प्रधानमंत्री की नकली छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंगोल झील पर चीन द्वारा दूसरे पुल के निर्माण पर विदेश मंत्रालय का बयान विरोधाभासी दिख रहा है। अगर विदेश मंत्रालय को सही पता नहीं है तो रक्षा मंत्रालय स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करता? आखिर देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि चीन ने चोरी छुपे दूसरा ही पुल बनाना शुरू कर दिया है और जिसकी पोल खुल गई और मोदी सरकार अब इस पुल को लेकर कैसे भी कैसे देश को अंधेरे में रखना चाहती है और कोई भी बयान बीजेपी का नेता नहीं दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश की बीजेपी मंत्री उषा ठाकुर बोली, सब काम छोड़कर मुसलमान पढ़ते हैं नमाज, हम नहीं जाते हैं आरती में। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों को मुसलमानों को आदर्श बनाने की नसीहत दी है। उषा ठाकुर ने कहा है कि बच्चों को धार्मिक संस्कार दृढ़ता के साथ कट्टरता से देना ये माता बहनों की जिम्मेदारी है और यदि संस्कारों की कट्टरता सीखना है तो मुसलमानों को अपना आदर्श बनाएं। मंत्री मंगलवार को खंडवा जिले के दौरे पर थी। रात 10 बजे वह खंडवा विधानसभा के गांव रोहड़ी में गौपूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। यहां उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को 5 बार नमाज पढ़ने के लिए कोई बुलाता है क्या, निमंत्रण देता है क्या? आप आ जाओ या आप आ जाओ, जो समय तय होता है उस समय मुसलमान टोपी रख कर और चुपचाप मस्जिद चला जाता है। चाहे मुसलमान व्यापारी हो, चाहे मुसलमान अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, सब काम छोड़कर मुसलमान नमाज पढ़ने चला जाता है। मंत्री ने कहा है कि मुसलमान अपने धर्म और संस्कारों के प्रति कट्टर है। हम और आप हैं कि गांव में मंदिर बनाने का शौक रखते हैं लेकिन आरती में शामिल नहीं होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन्होंने खुलकर मुसलमानों का समर्थन किया और किस तरह से हिंदुओं को चेताया कि आप मुसलमानों की तरह ही पूजा करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पान मसाला बेचने को लेकर अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, शाहरुख खान और अजय देवगन पर बिहार में एफआईआर दर्ज। यह दोस्तों आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के मुजफ्फरनगर के सीजेएम कोर्ट में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। भैया आपको बता दें कि एफआईआर में बताया गया है कि ये सभी बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं। इन्हें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक फॉलो करते हैं, इनसे प्रेरणा मिलती है, इनसे सीखते हैं और समाज पर इसका दुष्प्रभाव सीखते हैं। लेकिन इस तरह से ये लोग पान मसाला का प्रचार करने लगे हैं जो समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों की मानसिकता पर गलत असर पड़ रहा है, वे गलत रास्ते पर चलेंगे। इसी से आहत होकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद शाहरुख खान सहित अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल में सियासी ड्रामा फिर से हुआ शुरू। सांसद के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई नेफ्ताली बेनेट की सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की नेफ्ताली बेनेट की सरकार पर संकट के बादल आ गए हैं और एक सांसद के इस्तीफे के बाद नेफ्ताली बेनेट की सरकार के अल्पमत में आने की आशंका है, जिससे इजराइल की सरकार का भविष्य अनिश्चितता में डूब गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की केंद्रीय सरकार को अहम समर्थन देने वाली अरब समुदाय की सांसद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में बनी सरकार से अरब समुदाय की सांसद सदस्य ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वो अपने समाज में अपने वर्ग
के प्रति अपने नेताओं के दक्षिणापंथी रुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सांसद के अचानक इस्तीफा देने का मतलब ये हुआ है कि सरकार में शामिल गठबंधन दलों के पास सिर्फ 59 सीटें बची हैं, जबकि इजरायली संसद में 120 सीटें हैं और सरकार चलाने के लिए कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए। यानी इजराइल की राजनीति में नेफ्ताली बेनेट ने अलग अलग दलों को साथ लाकर गठबंधन सरकार बनाने का जो प्रयोग किया था वो फेल हो गया और 1 साल से कम वक्त में ही नेफ्ताली बेनेट की सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों में कि एक